हेलो एवरीवन। आज हम एनएमटीसी के स्टेज 2 पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा पेपर में, वो था ABCD एंड आइसोस्केलेस ट्रिपीजियम। जो हमें ट्रिपीजियम फिगर गिवन है, इसमें ABCD जो है हमारा एक आइसोस्केलेस ट्रिपीजियम है। इसमें क्या होगा, हमारा हमारा एक पेयर जो होगा अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होंगी, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो हमारी इक्वल होंगी। यहाँ जो है मुझे गिवन है कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है। मतलब कि ये नॉन पैरेलल साइड है हमारी, तो ये दोनों हमारी साइड्स इक्वल है। फिर एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी, ये जो एंगल गिवन है हमें, ये गिवन है 20 डिग्री, 20 डिग्री गिवन है। DP इज परपेंडिकुलर टू AP, DP जो है हमारा वो DP पे परपेंडिकुलर है, हमारा AP परपेंडिकुलर है। फिर उसके बाद गिवन है एंगल C इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये एंगल C जो है हमारा वो 70 डिग्री है। ठीक है। अब आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम जो होता है उसमें एक हमारी खास बात ये होती है कि इसमें जो एडजेसेंट पेयर होते हैं एंगल्स के, वो इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर ये एंगल हमारा 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, और ये एंगल और ये पूरा कंप्लीट एंगल, ये दोनों एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। ठीक है। चलिए, और आगे जो है हमें कैलकुलेट करना है SPQ, एंगल S हो गया, P हो गया और Q हो गया, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। और एंगल SRA, एंगल SRA, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो अब सारी कैलकुलेशन करने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 हम एंगल्स को जो है कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन सा एंगल कितने कितना होगा हमारा। ठीक है। अब जब हमें पता है कि ये दोनों साइड्स हमारी पैरेलल हैं, तो एंगल B एंड एंगल A, टोटल जो कंप्लीट एंगल होगा, एंगल B प्लस एंगल A, इस आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में ये दोनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होगा। अब मुझे गिवन है एंगल B मेरा 70 डिग्री है, तो एंगल A जो है मेरा हो गया 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये पूरा एंगल जो है 110 डिग्री हो गया। अब ये पूरा एंगल दो एंगल से मिलके बना है, एंगल DAP प्लस एंगल PAR। अब एंगल A जो आया मेरा 110 डिग्री, एंगल A दो एंगल से मिलके बना है, एंगल DAP प्लस एंगल PAR इक्वल्स टू 110 डिग्री। मुझे गिवन है DAP, एंगल DAP 20 डिग्री है, तो एंगल PAR जो है मेरा 110 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी कि ये एंगल जो है मेरा राइट एंगल आ गया 90 डिग्री। मुझे गिवन है ये परपेंडिकुलर है, AP जो है परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया। ये एंगल मेरा 20 डिग्री गिवन है। अब इस ट्रायंगल ADP में, इन ट्रायंगल ADP में एंगल DAP प्लस एंगल APD प्लस एंगल PDA, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है। दो एंगल मुझे पता है, तीसरा एंगल मैं फाइंड कर लूंगा। दो एंगल हो गए, दोनों एंगल का सम 110 डिग्री हो गया, तो मेरा एंगल जो PDA है वो हो जाएगा 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। यानी कि ये एंगल जो है मेरा 70 डिग्री आ गया। अब अगेन आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में एडजेसेंट पेयर का एंगल जो होता है हमारा इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल। यहाँ
ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो अब ये एंगल मैंने निकाला था 110 डिग्री है एंगल ए, तो एंगल डी भी 110 डिग्री होगा। ये कंप्लीट एंगल 110 डिग्री का होगा। उसमें से मैंने ये इतना एंगल फाइंड कर लिया 70 डिग्री है, तो बचा हुआ एंगल मेरा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल का सम मेरा 110 डिग्री है। अब इस डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि ये पैरेलल लाइन और एक ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। इसे एक ये ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से कट कर रही है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है और ये एंगल जो है मेरा 70 डिग्री है, तो ये एंगल जो है वो भी 70 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल कौन सा, ये एंगल, दिस इज 70 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल 70 डिग्री हो जाएंगे। अब ये एंगल 70 डिग्री हो गया मेरा। अब मुझे एक चीज और बोली गई है कि क्यू आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी क्यू डी। जो मेरे पास क्यू आर है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी क्यू डी का, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है। यानी कि ये अगर मैं कंप्लीट एंगल 2x मान लूँ, डबल मान लूँ, ठीक है, तो बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल हाफ हाफ में कट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस स्ट्रेट लाइन पे हम देखते हैं कि एंगल पॉइंट क्यू पे हमारे 3 एंगल बन रहे हैं। ये एंगल दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन पे है, तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग जो है हमारा एंगल सम कितना हो जाएगा, 70 8 पॉइंट क्यू लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 70 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। यानी कि ये कंप्लीट एंगल तो 110 डिग्री हो गया और ये सिंगल एंगल मेरा हो जाएगा 55 डिग्री। 110 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, ठीक है, ये 55 डिग्री हो गया और ये भी मेरा 55 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पी एस जो है मेरा, जो मुझे गिवन है, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया। यहाँ मुझे पता है कि ये एंगल जो है सिंगल एंगल मेरा 55 डिग्री हो गया। अब ये ट्रायंगल लेता हूँ मैं, ट्रायंगल पी क्यू एस, इन ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PQS में तीनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम हो गया मेरे पास, मैं ये ले लेता हूं एंगल QPS प्लस ये एंगल 55 डिग्री प्लस ये एंगल 90 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल QPS इज इक्वल्स टू 180 माइनस 145 विच इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो ये एंगल मेरे पास आ गया 35 डिग्री। जो एक एंगल मुझे फाइंड करना था QPS या SPQ, ये एंगल आ गया मेरे पास 35 डिग्री। अब मुझे दूसरा एंगल फाइंड करना है R, ठीक है। इसके लिए अगर मैं क्वाड्रिलेटरल देखूं, क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं मैं, इसमें से निकाल लेता हूं कि क्वाड्रिलेटरल APQR, ये मैं क्वाड्रिलेटरल निकाल लेता हूं। कुछ इस तरीके से है। यहाँ एंगल A जो है मेरा, मैंने निकाला था RAP, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर गिवन है मुझे, तो ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। दो एंगल 90 डिग्री हो गए, ये 55 डिग्री हो गया। तो इस ट्रायंगल में
ये एंगल 90 डिग्री आ गया था, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 55 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल में मुझे 3 एंगल पता है तो मैं चौथा एंगल निकाल सकता हूँ। मैं इसे x मान लेता हूँ, तो x प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस ये हो गया टोटल इसका सम हो जाएगा 90 प्लस 90 180 प्लस 55 डिग्री 135 235 इक्वल्स टू 360 डिग्री। x इक्वल्स टू 360 माइनस 235 विच इज इक्वल्स टू 125, यानी कि ये एंगल जो है मेरा दूसरा एंगल जो मुझसे पूछा गया था, एंगल SRA, एंगल SRA जो है मेरे पास आ गया 125 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल की वैल्यू आ गई 125 डिग्री एंड 35 डिग्री। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है रामानुजन इज ए 6th ग्रेड स्टूडेंट, एक 6th ग्रेड स्टूडेंट का 6th क्लास का एक स्टूडेंट है। उससे मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स मिली हैं, एक पेपर मिला है जिसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब वो बोलता है दिवाली का होमवर्क गिवन है उसे कि इतना होमवर्क आपको करके लेके आना है। ठीक है, अब रामानुजन जो है वो चाहता है कि 4 दिन में वो काम को पूरा होमवर्क को कंप्लीट कर ले और बाकी दिन एंजॉय करे। जो भी उसको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं वो चाहता है कि वो 4 दिन में कंप्लीट कर ले, बाकी दिन आराम करे। तो उसके लिए उसने कुछ स्ट्रेटेजी बनाई है कि फर्स्ट डे जो है वो क्या करता है, 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसके पास वो उसको सोल्व कर लेता है, साथ में प्लस 12 मोर प्रॉब्लम्स, यानी कि टोटल जितने क्वेश्चन थे उसमें से 1/5 प्लस 12 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेता है। तो हम लेके चलते हैं। फर्स्ट डे उसने क्या काम किया, फर्स्ट डे वर्क। अब उससे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं मेरे पास, लेट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस x मान लेता हूं, है ना, x क्वेश्चन हमारे पास है। अब फर्स्ट डे वर्क कितना करता है वो, फर्स्ट डे वर्क करता है 1/5 नंबर 1/5 जो है टोटल क्वेश्चन जो है हमारे उसका 1/5 प्लस 12 मोर क्वेश्चन, यानी कि टोटल हमारे पास है x, तो इसका 1/5 वो कर लेता है प्लस 12 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा कर लेता है। ये इतना काम वो एक दिन में कर लेता है। ये कितना हुआ, x/5 प्लस 12, ये उसका फर्स्ट डे का काम हो गया। इतने क्वेश्चन उसने कंप्लीट कर लिए। तो बचा कितना, टोटल मैंने माना था x क्वेश्चन है, उसमें से इतना कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारा जो रिमेनिंग वर्क है क्या हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन माइनस जो उसने कंप्लीट कर लिया, x/5 प्लस 12, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस, अब ये माइनस अंदर वाले जितने भी साइन है उनको सबको चेंज कर देगा, तो x/5 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 4x/5 माइनस 12। इतने क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद वो आगे बोलता है कि सेकेंड डे का जो वर्क है उसका सेकेंड डे में वो बोलता है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। अब हमारा रिमेनिंग पोर्शन कितना था, रिमेनिंग वर्क था 4x/5 माइनस 12। ठीक है, ये हमारा बच गया। अब इसका 1/4 जो है वो सेकेंड डे करता है, 1/4 प्लस 15 मोर। ठीक है,
तो सेकेंड डे का वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क जो है मेरा वो हो गया मेरे पास 4x/5 माइनस 12, इसका कितना 1/4, ठीक है, रिमेनिंग वर्क का 1/4 प्लस 15 मोर, 15 क्वेश्चन वो और ज़्यादा सोल्व कर लेता है, ठीक है। तो टोटल वर्क हो गया मेरे पास 1/4, अब ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x/5 माइनस 1/4 इंटू 12 प्लस 15, दिस इज इक्वल्स टू 4 से 4 गया, x/5 माइनस 4 3 जा 12, 3 प्लस 15, दिस इज इक्वल्स टू x/5 प्लस 12। ये इतना जो है इतने क्वेश्चन उसने सेकेंड डे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। किसमें से? जो हमारा रिमेनिंग था, रिमेनिंग क्वेश्चन इतना बच गया था होमवर्क मेरा, उसमें से इतना पोर्शन उसने कंप्लीट और कर लिया। तो अब कितना बच गया? जो फर्स्ट डे का रिमेनिंग वर्क था मेरा 4x/5 माइनस 12, फर्स्ट डे उसने कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद उसका इतना वर्क बच गया। अब सेकंड डे उसने इतने क्वेश्चन किए हैं, तो ये माइनस कर देते हैं, x/5 प्लस 12, ये हो गया मेरा 4x/5 माइनस 12 माइनस x/5 माइनस 12, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे हमारे पास, तो हो गया 3x/5 माइनस 24, ठीक है। ये इतना वर्क जो है हमारे पास क्या बच गया? सेकेंड डे कंप्लीट होने के बाद इतना वर्क उसके पास बच गया। अब वो आगे बोलता है कि थर्ड डे जो है वो कुछ काम करता है। थर्ड डे कितना काम करता है? थर्ड डे वो काम करता है 1/3 ऑफ द रिमेनिंग प्रॉब्लम। जो रिमेनिंग बचा था मेरा, रिमेनिंग कितना था मेरे पास? 3x/5 माइनस 24, ठीक है, इतना बच गया था। इसका 1/3 वो कंप्लीट कर लेता है, 1/3 एंड 20 मोर प्रॉब्लम, इसका 1/3 प्लस 20 मोर, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करता हूं मैं, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3x/5 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 24 प्लस 20, 3 से 3 गया, तो x/5 माइनस 8 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू x/5 प्लस 12। इतना काम उसने कर लिया। उसके पास काम कितना बचा था? ये 3x/5 माइनस 24। तो रिमेनिंग वर्क कितना? जो वो कंप्लीट करता जा रहा है काम, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। रिमेनिंग वर्क रहा मेरे पास, इतना काम था उसके पास जिसमें से उसने ये काम कंप्लीट कर लिया। 3x/5 माइनस 24 में से उसने कंप्लीट कर लिया x/5 प्लस 12, तो ये हो गया मेरे पास 3x/5 माइनस 24 रिमेनिंग वर्क 3 माइनस x/5 माइनस 12, दिस इज इक्वल्स टू 2x/5 माइनस 24 एंड माइनस 12 माइनस 36। ये इतना काम उसका बच गया जो वो फोर्थ डे कंप्लीट करता है। अब फोर्थ डे के लिए स्टेटमेंट गिवन है, ऑन फोर्थ डे ही वर्क आउट सक्सेसफुली, उसने सारा काम कंप्लीट कर लिया और उसने रिमेनिंग 60 प्रॉब्लम कर ली। अब अपने अकॉर्डिंग रिमेनिंग वर्क कितना बचा था? 2x/5 माइनस 36, और वो बोल रहा है कि लास्ट में 60 प्रॉब्लम बची थी जो उसने फोर्थ डे कंप्लीट कर ली। तो फोर्थ डे के लिए हमारा रिमेनिंग वर्क इतना था। अब ये किसके इक्वल बताया है? इक्वल्स टू 60 के, 60 प्रॉब्लम्स के इक्वल बताया है, ठीक है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। यहाँ पे 2x/5 माइनस 36 जो रिमेनिंग वर्क था वो कितना है? 60 प्रॉब्लम्स हैं।
तो 2x/5 36 को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेजूंगा तो इधर नेगेटिव है, उधर जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा। 60 + 36 विच इज इक्वल्स टू 96। देन x इक्वल्स टू 96। 5 डिवीजन में तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में, 2 मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ जाके डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, इसे कट करेंगे अपन तो 48 × 5 हो जाएगा मेरा 240 क्वेश्चन। जो x मैंने स्टार्टिंग में माना था ना नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए मेरे पास? 240 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देयर आर 4 कार्ड, 4 कार्ड मेरे पास है, एंड ऑन ईच कार्ड ए होल नंबर इज रिटन, हर एक कार्ड पे एक होल नंबर रिटन है। ऑल द नंबर आर डिफरेंट, 4 कार्ड है, चारों कार्ड पे नंबर है, चारों नंबर जो है मेरे डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग है। 2 गर्ल्स ऑफ ग्रेड 6 क्लास की 2 गर्ल्स हैं, दीपा एंड दिलरुबा, प्ले ए गेम। दीपा जो है ये दो, दीपा एंड दिलरुबा जो है एक गेम खेलती हैं। उसमें क्या करते हैं, दीपा टेक्स 3 कार्ड्स एट ए टाइम एंड लीविंग ए कार्ड बिहाइंड। अब उन 4 कार्ड्स में से 4 मेरे पास कार्ड्स हैं, मैं इनको जो है नाम दे देता हूँ A, B, C एंड D। चारों पे A, B, C एंड D जो है मेरे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चारों नंबर्स अलग अलग हैं। दीपा क्या करती है, इन 4 कार्ड में से एक कार्ड लेती है और 4 में से 3 कार्ड ले लेती है और एक कार्ड छोड़ देती है। ठीक है, अब वो ऐसा कितनी बार कर सकती है? वो कर सकती है कि इन तीनों कार्ड्स को ले ले और इसे छोड़ दे, या फिर वो A को ले ले, B को ले ले, फिर C को छोड़ दे और D को ले ले। ठीक है, तो हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कि A को ले लिया, फिर B को ले लिया और C को ले लिया, पहला कॉम्बिनेशन ये हो गया। फिर A को ले लिया, B को ले लिया, D को ले लिया, दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो गया। तीसरा कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास A को ले लिया, फिर C को ले लिया और D को ले लिया। ठीक है, अब मैं A को छोड़ देता हूं, B को ले लिया, C को ले लिया और D को ले लिया। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन मेरे पास बन सकते हैं, इसके अलावा मैं कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए अब आगे। अब जो उसने 3 कार्ड लिए हैं, उन तीनों कार्ड्स के जो नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करती है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो एक कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि स्टार्टिंग में अगर वो 3 कार्ड A, B एंड C लेती है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करती है, तो तीनों का रिजल्ट मेरा कितना आया है, 480 आ गया। फिर A, B एंड D लेती है तो उनका रिजल्ट 560 आ गया, है ना। रैंडमली हम कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहो तो इसको पहले ले लो, इसको बाद में ले लो, नंबर्स हमारे आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 4 नंबर है, चारों नंबर्स मेरे हैं वो वही आएंगे जो आने हैं, इनको आगे पीछे लेने से बस उनकी सीक्वेंस चेंज हो सकती है, नंबर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया मेरे पास 420, और लास्ट के तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया मेरे पास 336। ठीक है, अब मुझे इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए मेरे पास A, B, C एंड D 4 कार्ड्स हैं, और चारों कार्ड्स के नंबर मुझे नहीं पता है, और चारों कार्ड्स के नंबर मुझे निकालने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि A, B एंड C, A, B एंड D, यहाँ A एंड B कॉमन है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में A एंड B कॉमन है, तो मैं करता हूँ, ऐसा करता हूँ कि इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करने से क्या होगा, कॉमन नंबर जो भी नंबर है हमारे वो कट हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो भी नंबर बच जाएंगे हमारे उनमें कुछ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड करता हूँ, तो A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 560। ठीक है, A B से A B कट गया, अब ये 0 से 0 कट गया, यहाँ आया मेरा, मैं इसे डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ,
फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 6/7, तो ये आया 6/7। ठीक है, तो जो है मेरा रिजल्ट आया, फर्स्ट रिजल्ट आया मेरे पास, यहां से मेरे पास C बच गया, C/D इक्वल्स टू 6/7। ठीक है, मैं फर्स्ट रिजल्ट को लिख देता हूं, C/D इक्वल्स टू 6/7। मैं किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर की फॉर्मेट में लिख देता हूं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखे तो D जो है मेरा कहाँ चला जाएगा, 6 के पास, तो C इक्वल्स टू 6/7D, या फिर मैं इसे लिख दूं D इक्वल्स टू 7/6C। ठीक है, मैं दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे नेक्स्ट इन दोनों को। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, A एंड D, यहाँ A एंड D दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई D डिवाइडेड बाई A मल्टीप्लाई बाई C मल्टीप्लाई बाई D इक्वल्स टू 560 अपॉन 420। ठीक है, A से A गया, D से D गया, क्या बचा हमारे पास, B/C इक्वल्स टू, ये 0 से ये 0 गया, 28/21, 7 से कट कर देंगे तो 4/3। मेरे पास आया B/C इक्वल्स टू 4/3, B/C इक्वल्स टू 4/3। वापस इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो B इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 4/3C। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं कौन से दो को मल्टीप्लाई करूं, ये थर्ड रह गया, B, C एंड D, C एंड D, मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया A इंटू C इंटू D डिवाइडेड बाई B इंटू C इंटू D इक्वल्स टू 420 अपॉन 336। यहाँ C मल्टीप्लाई बाई D से C मल्टीप्लाई बाई D कट गया। अब इसे सोल्व करेंगे हम तो 2 से डिवाइड करते थे, 168, फिर वापस से 2 से डिवाइड किया, ठीक है, आगे अपन जो है इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 35, 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 5/4 मेरे पास आ गया। A/B इक्वल्स टू 5/4 मेरे पास आ गया, A/B इक्वल्स टू 5/4 मेरे पास आ गया। ठीक है, तो A इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 5/4, B उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है, अब B की वैल्यू मुझे पता है 4/3C, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, A इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3 इंटू C, ये B की वैल्यू है। ठीक है, 4 से 4 गया, मेरे पास क्या बचा है, A इक्वल्स टू 5/3C। चलिए, अब मेरे पास A की वैल्यू C की फॉर्म में आ गई, B की वैल्यू C की फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक इक्वेशन काम में ले लेता हूँ जिसमें A, B एंड C है। ठीक है, A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C इक्वल्स टू 480। मुझे यहाँ गिवन है A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई बाई C इक्वल्स टू 480। ठीक है, अब A की वैल्यू मैंने C की फॉर्म में निकाल ली, B की वैल्यू C की फॉर्म में निकाल दी, मैं ये पुट कर देता हूँ, A इक्वल्स टू 5/3C मल्टीप्लाई बाई B कितना है 4/3C और मल्टीप्लाई बाई C विच इज इक्वल्स टू 480। ठीक है, अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेरिएबल को आपस में, जो एल्जेब्रिक टर्म हमें दिख रही है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, C मल्टीप्लाई बाई C मल्टीप्लाई बाई C क्या हो जाएगा, C क्यूब विच इज इक्वल्स टू 480। तो C क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पास 480। अब 3 जो है मेरा डिवीजन में है तो यहाँ इक्वल के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में आ जाएंगे, 5 इंटू 4।
ठीक है, डिवाइड करते हैं 96 टाइम, 4 से कट हो गया ये 24 टाइम, सी क्यूब इक्वल्स टू, अब 24 को मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। ये मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यों लिखा है, ताकि मैं सीधा क्यूब रूट निकाल सकूं, है ना। क्यूब रूट निकालने के लिए मुझे पेयर बनाने पड़ेंगे 3 3 के, ठीक है। तो c इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 6। अब मेरे पास c की वैल्यू आ गई 6, मैं यहाँ पुट कर लेता हूँ a इक्वल्स टू 5 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 से 6 गया 2 टाइम, 5 इंटू 2 10, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10, c की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 6। अब यहाँ पुट करता हूँ c की वैल्यू, b इक्वल्स टू 4 बाई 3 इंटू 6, 3 टू जा 6, तो 4 इंटू 2 8, b इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 8, c की वैल्यू यहाँ रखते हैं, d इक्वल्स टू 7 बाई 6 इंटू 6, 6 से 6 गया, d इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 7। मेरे पास a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, c की 6 आ गई एंड d की 7 आ गई, ठीक है। तो जो चारों कार्ड्स थे मेरे पास, उन चारों कार्ड्स की वैल्यू मेरे पास आ गई जो नंबर हैं। c इक्वल्स टू हो गया मेरा 6, फिर a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 8, d इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये मेरे पास चारों कार्ड्स की वैल्यू आ गई। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एन एंगल इज डिवाइडेड, हमारे पास जो है एक स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में हर एक एंगल जो है वो मतलब जो है इस तरीके से बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट किया गया है कि तीनों एंगल जो है हमारे इक्वल है, ठीक है। हर एक एंगल को ट्राइसेक्ट किया गया है, ये तीनों एंगल इक्वल हैं। मुझे पता है कि जो ये स्क्वायर है इसमें हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हर एक एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ भी 30 30 एंड 30, वही सेम यहाँ भी होगा 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, 30 30 एंड 30, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लाइन ए पी एंड ए एस जो है ट्राइसेक्ट कर रही है एंगल बी ए डी को। अब हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दे पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, ठीक है। मुझे ये इनको मिलाने से जो फिगर बना है उसे प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ सिमिलरिटी के क्राइटेरिया लगाने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया लगाने पड़ेंगे। तो मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ए डी एस, ट्रायंगल ए डी एस लेता हूँ। ट्रायंगल ए डी एस में मैं क्या देखता हूँ कि ये दोनों एंगल मेरे इक्वल हैं। ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये सारी साइड्स जो हैं आपस में क्या हैं, इक्वल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, ठीक है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसके अपोजिट ये दोनों साइड इक्वल हो गई, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल दोनों ले लेता हूं, ए डी एस एंड ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं क्या देखता हूं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये कौन सा एंगल है, एस ए डी, एंगल एस ए डी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी, दोनों 30 डिग्री हैं तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। और
ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी इक्वल्स टू ए बी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद ट्राइंगल, एंगल ए डी एस, एंगल ए डी एस इज इक्वल्स टू एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है एंगल, साइड एंड एंगल। इस क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए मतलब कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया ये होता है मतलब एंगल साइड एंगल हो गया, साइड 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 हो गया। इस क्राइटेरिया से अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, इसका मतलब उनका शेप एंड साइज क्या है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। यानी कि अब ट्रायंगल हम लेते हैं ए डी एस और ए बी पी, ए डी एस ए बी पी, इन दोनों ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी हमारी इक्वल होंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग के दोनों वर्टेक्स हमने ले लिए तो ये स्टार्टिंग के दोनों वर्टेक्स के इक्वल होंगे, यानी कि ए डी इक्वल्स टू ए बी, ये हमें गिवन ही था, स्क्वायर है। ठीक है, मैं एंड के दोनों वर्टेक्स दोनों में ले लेता हूं, डी एस इक्वल्स टू बी पी, डी एस इक्वल्स टू बी पी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों मेरी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। और ए एस इक्वल्स टू ए पी, ए एस इक्वल्स टू ए पी, इसके इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, लेकिन मुझे ये पता है कि दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये साइड इसके, यानी कि सारी साइड्स जो होंगी सिमिलरली सारी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को लेता हूं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इनकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो इस तरीके से मैं सारी साइड्स को क्या है, इक्वल प्रूफ कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, मतलब कि ये सारी साइड्स हमारी इक्वल हो गई। अब सारी साइड्स इक्वल हो गई तो अब मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूं, ट्रायंगल ए एस पी, ट्रायंगल ए एस पी। अब ये वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूं, तो जब इस ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मुझे अभी तक नहीं पता कि ये एंगल कितना है, तो ये एंगल मैंने मान लिया कितना है, x, और ये भी मान लिया मैंने x। तो अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री प्लस x विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, देन x इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू 75 आ गई। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी होगा, ये भी 75, ये भी 75, हमारे पास सिमिलरली ये भी 75 और ये भी 75 हो जाएगी, फिर यहाँ 75 एंड 75। ठीक है, अब इसे स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मुझे दो चीज़ें जो हैं प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहला, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हो। ठीक है, स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री होते हैं। तो ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इसका किससे इसको दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए मुझे दूसरी चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। वो क्या है कि इनकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, मेरे दोनों ट्रायंगल मतलब ये दोनों साइड्स जो हैं अगर इक्वल प्रूफ हो गई और ये 90 डिग्री हो गए सारे एंगल, तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में मुझे ये तीनों एंगल पता चल गए। ठीक है, और
इस वाले ट्रायंगल में भी मुझे तीनों एंगल्स पता चल गए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैंने प्रूफ कर दिया ये सारी साइड्स जो है मेरी इक्वल है, ये साइड और ये साइड। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूँ तो ये साइड्स मेरी इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद ये एंगल मेरा दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। अब मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, साइड्स तो मेरी इक्वल आ गई। अब 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। ये स्क्वायर हो गया हमारा, इसमें हर एक एंगल ट्राइसेक्ट हो रहा है। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये एंगल, ये और ये साइड हमने जो है इक्वल प्रूफ कर दी। ठीक है, ये एंगल मेरे पास आ गया 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री आ गया, ये भी 75 डिग्री आ गया। ठीक है, ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री था, ये एंगल भी मेरे पास 30 डिग्री था। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल में मेरे पास दो एंगल गिवन है, तो मैं थर्ड एंगल निकाल सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ये x है, तो x प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। x आ गया मेरा 120 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, तो इस पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल होंगे उन सब का सब मेरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ये एंगल मुझे नहीं पता है, मैं मान लेता हूं ये एंगल है y। ठीक है, तो एंगल y प्लस 75 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 75 डिग्री, इन सब का एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा। तो y प्लस 270 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो y इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 270 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो y मेरे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब यही सेम केस मेरे सारे पॉइंट्स पे होगा, क्योंकि मुझे पता है ये 75 है तो ये भी 75 होगा। इस ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल है, यहाँ ये भी साइड्स इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो सारे एंगल इंटरनल जो है मेरे 75 डिग्री हमने प्रूफ करे थे। ठीक है, अब यहाँ तीनों एंगल 30 डिग्री है, सेम यहाँ भी तीनों एंगल 30 डिग्री है। तो सिमिलरली जहाँ इन तीनों दोनों का सम जो है हमारा सेम था 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो यहाँ 120 डिग्री आ गया था। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो सिमिलरली यहाँ भी 120 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो यही सेम केस सारे वर्टेक्स पे बनने वाला है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग सारे जो एंगल हैं मेरे कितने आ जाएंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों चीज़ प्रूफ हो गई, सारे एंगल 90 डिग्री एंड सारी साइड आपस में इक्वल प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो गया।